गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर है, वो है लेक्चर 11 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा लास्ट टॉपिक को जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का पुनर्वितरण। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमेशा दो कंडक्टर के बीच होता है। इसको आप देखेंगे अच्छे से। ये क्या है कि इसको आप अच्छे से समझेंगे। इसे मान लो आपके पास दो कंडक्टर है, ये पहला कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। क्या बोल रहे थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमेशा दो कंडक्टर के बीच होता है। जैसे कि आपने क्या किया कि दो कंडक्टर को अलग अलग चार्ज कर दिया, फिर उस दोनों को आपस में किसी कंडक्टर के द्वारा या वायर के द्वारा जोड़ दिया और फिर से अगर उस दोनों पे एक नया चार्ज डेवलप होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का पुनर्वितरण। आवेश का पुनर्वितरण। तो मान लो ये पहला कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। ये है कंडक्टर 1 पहला कंडक्टर और ये है कंडक्टर 2, ये है कंडक्टर 2 दूसरा कंडक्टर। आप ऐसा मान लो ये जो पहला कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस है C1। अच्छे समझना है, ये जो पहला कंडक्टर है उसको आपने चार्ज किया वोल्टेज V1 से और इस पे चार्ज गया Q1। तीन चीज, क्योंकि हम लोग भी पहले पढ़े थे कैपेसिटर में तीन ही चीज होता है, Q बराबर CV। आप देखो यहाँ Q बराबर CV। एक चार्ज होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक उसका वोल्टेज होगा। तो आपने क्या किया, ये हमेशा फिक्स होगा C, किसी भी कैपेसिटर का, अगर आप उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते हैं। तो अगर इस C को हम लोग भी वोल्टेज से जोड़े तो उस पे चार्ज कितना आ गया Q, उस पे चार्ज आ गया Q। वही चीज है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उसका वोल्टेज V1 है और उस पर चार्ज कितना आया Q1। कैपेसिटर C1 है, उसका वोल्टेज V1 है और उस पर चार्ज कितना आ गया Q1। कंडक्टर 2 जो है, अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या कहानी होगा। इसमें कहानी होगा, इसका कैपेसिटेंस मान लो C2 है, इसका वोल्टेज कितना दिया, इसको वोल्टेज दिया V2 और चार्ज कितना गया इस पे, तो इस पे चार्ज गया Q2। ये बात हम लोग को समझना है। ये दोनों कंडक्टर आइसोलेट है। आइसोलेट का मतलब, इस वर्ड को पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आइसोलेट का मतलब दोनों अलग अलग है, वो दोनों किसी भी रूप में आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो दोनों कंडक्टर है ये दोनों आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। इस दोनों को आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कौन कौन? कंडक्टर 1 अपने में अलग है, कंडक्टर 2 अपने में अलग है। ओके, तो आप देखेंगे तो इस कंडक्टर 1 के लिए इस तीनों को मिला के क्या आप लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू C1 V1, एकदम सही है। और Q2 इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं C2 V2। क्या किया आपने, क्या लिख दिया, Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। ओके, आप देखेंगे तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, मतलब ये पहले कंडक्टर पर का टोटल चार्ज है। Q2 जो है वो दूसरे कंडक्टर पर का टोटल चार्ज है। टोटल ये दूसरे का टोटल है, Q1 ये पहले का टोटल है। तो अगर हम दोनों के टोटल की बात करें तो कितना चार्ज हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अगर कभी आवश्यकता पड़ी जाती तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2। ये Q1 कंडक्टर 1 पर अकेला चार्ज है, ये Q2 कंडक्टर 2 पर अकेला चार्ज है। यदि कभी बाय द वे इस पूरे सिस्टम का जरूरत पड़ गया तो टोटल चार्ज कितना लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2। नेक्स्ट आप देखिए सर, अब करना है रीडिस्ट्रीब्यूट। अभी तक रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। रीडिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब इसका इफेक्ट दूसरे पर होगा या दूसरे का इफेक्ट पहले पे होगा, तब उसको बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट। अभी ये क्या है, आइसोलेटेड। ये जो कंडक्टर 1 है वो अपने में है और जो कंडक्टर 2 है वो अपने में है। तो ये दोनों अलग अलग खुद में रिलेटेड है। अभी दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो अब क्या करना है, अब जो है दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करने पर, दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट किस चीज से किया जाएगा, कनेक्ट करने पर इसको आप क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग वायर ले लेंगे। कंडक्टिंग वायर या तो लोहा का या आयरन का वायर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। तो सबसे बेस्ट हम लोग यूज करते हैं कॉपर का। तो उसको क्या करेंगे, दोनों को अच्छे से देखना है, दोनों को, ये कंडक्टर पहला, ये कंडक्टर दूसरा,
दोनों को एक वायर से आपने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को आपने क्या किया, जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि अगर एक हॉट बॉडी को, 11th का फिजिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो वहां आपको सर बताए होंगे कि यदि आप दो हॉट बॉडी को एक ज्यादा टेम्परेचर पर है, एक रिलेटिवली कम टेम्परेचर पर, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो जो बॉडी अधिक टेम्परेचर पर है उसमें से कुछ हीट एनर्जी निकल करके दूसरा बॉडी जो कम टेम्परेचर पे है उसमें चला जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। आपने क्या देखा कि जोड़ने से पहले का वोल्टेज V1 है और दूसरे का वोल्टेज V2 है। अगर हम ये मान लें कि V1 अधिक है और V2 कम है तो जो कंडक्टर पहला है उसको बोलेंगे हाई वोल्टेज और जो कंडक्टर दूसरा है उसको बोलेंगे लो वोल्टेज। तो हमेशा चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होगा। ये आप 10th में ही जानते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो अगर इसका वोल्टेज अधिक हुआ होता, ऐसा मान लेते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, अगर इसका वोल्टेज अधिक है और इसका वोल्टेज कम है, दोनों को जब आप ऐड करोगे, कनेक्ट करोगे तो कंडक्टर 1 से करंट निकल कर, मतलब चार्ज निकल करके कंडक्टर 2 में जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये प्रोसेस कब तक होगा, तो फिजिक्स बोलता है कि ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ये जो V1 है, ये जो V2 है, ये दोनों आपस में कंप्रोमाइज करेगा, एक दूसरे को का साथ देगा और एक समय ऐसा आएगा जब इसका भी वोल्टेज V हो जाएगा और इसका भी वोल्टेज V हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा और इसका कैपेसिटेंस जो है वो C2 ही रहेगा, C2 ही रहेगा। कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस तो चार्ज को स्टोर करने का एक क्षमता है, एक उसका ताकत है। तो ये कैपेसिटेंस C रहेगा, इसका C1 रहेगा, C2 रहेगा और इस दोनों का वोल्टेज कितना हो गया, V और V। तो ये जो V वोल्टेज है, ये जो V, ये जो नया वोल्टेज आया V, इसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। क्या नाम है इसका, कॉमन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्जेक्टिव के लिए। कॉमन पोटेंशियल मतलब उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मतलब एक वैसा विभव जिसको दोनों ने प्राप्त कर लिया। देखिए ना, पहले था V1, दूसरे का था V2, लेकिन अब क्या हुआ, पहले का भी V और दूसरे का भी V। इसीलिए ये जो V है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। तो ये जो दोनों है, ये दोनों कैपेसिटर वो कॉमन पोटेंशियल को प्राप्त कर चुका है। इसी कॉमन पोटेंशियल का मान, मैग्नीट्यूड, इसी का हम लोग डिराइव करना है। तो देखेंगे, तो ये भी V और ये भी V हो गया। सर दोनों कैपेसिटर सेम वोल्टेज पर है। आपको पढ़ाए थे कि कैपेसिटर, देखिए इस वायर से दोनों कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और दोनों का वोल्टेज बराबर है। तो आपको पढ़ाए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों पर चार्ज अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज सेम होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये जो दोनों कैपेसिटर है इस दोनों का वोल्टेज बराबर है, इस वजह से ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा है। सर आपको पता चल गया होगा, दोनों किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो नेट कैसे निकाले थे, नेट निकाले थे जो दोनों को जोड़ देंगे। तो नेट कैपेसिटेंस जो होगा, तो नेट कैपेसिटेंस जो होगा, आज जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। क्यों जोड़ काहे दिए, इसीलिए जोड़ दिए क्योंकि दोनों जो कैपेसिटर है दोनों का वोल्टेज बराबर है और वोल्टेज बराबर होने का मतलब हो गया दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया तो उसका नेट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते। तो ऐड कर दिए, कितना हो गया, C1 प्लस C2, ये निकल गया नेट कैपेसिटेंस। अब हम लोगों को चाहिए कॉमन पोटेंशियल V का मान। तो V बराबर हम क्या बताए आपको, आपके पास फॉर्मूला दिए हुए Q इक्वल टू CV। आपके पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। तो बताइए यहां से V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। तो हम लोग Q बाई C लिखेंगे, V इक्वल टू Q बाई C। लेकिन ये V कौन है, V है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कब बना, जब दोनों को आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। जब दोनों को आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब दो कंडक्टर आपस में जुड़ गया। तो अब हम लोग अलग अलग की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे टोटल का। तो अब क्या होगा, ये जो चार्ज है इस चार्ज का नाम अब Q नहीं होगा, इसका नाम होगा टोटल चार्ज।
ठीक है। और सी का नाम सी नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा सी नेट या सी टोटल। हम यहाँ पे नेट लिखे हुए हैं, इसीलिए सी टोटल नहीं लिख करके सी नेट लिखे, ठीक है, नेट कैपेसिटी। तो ये भी क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल, टोटल चार्ज। हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, फिर से शुरू होने वाला है जल्दी, कि चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज को न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं, न तो विनाश कर सकते हैं, न खत्म कर सकते हैं। वो केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है, वो कभी भी उसमें कम बेसी नहीं होता है। पहले टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, और आज भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2। तो मेरा ये कहना है कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई कितना होगा, सी नेट। सी नेट कितना हो गया, C1 प्लस C2। इसीलिए आज के बाद कॉमन पोटेंशियल, इस चीज को आप देखिए अच्छे से, कॉमन पोटेंशियल को किससे लिखा आपने लिखा V से, इक्वल टू क्या हो गया, Q1 के जगह पे कितना लिख सकते हैं आप, यहां से देखिए C1 V1, तो इसको आप लिख सकते हैं C1 V1 प्लस Q2 के जगह पे क्या लिखेंगे आप, C2 V2 बाई कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। आप इस फॉर्मूला को 100% और हमेशा के लिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कि इसको ऐसे पूछेगा कि यदि किसी कंडक्टर को, यदि किसी दो कंडक्टर को आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो उसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो कितना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। एक बात यहाँ पे गौर करना पड़ेगा कि कनेक्ट जो करना है वो कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। अगर ये इंसुलेटिंग वायर है तो जो इंसुलेटिंग वायर है तो ना तो C1 में से कुछ C2 में जाएगा, ना तो C2 में से कुछ C1 में आएगा। तो जो कंडीशन पहले है वही कंडीशन आगे भी रहेगा। उसके पोटेंशियल में, उसके कैपेसिटीज में, उसके चार्ज में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपने क्या निकाला, कॉमन पोटेंशियल, एक स्टार। दूसरा स्टार आप देखेंगे, तो अब अगर दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया तो पोटेंशियल कॉमन तब हुआ होगा जब C1 में से कुछ चार्ज निकल करके C2 में गया होगा या C2 में से कुछ निकल के C1 में आया होगा। वो तो डिपेंड करता है कि V1 V2 में से कौन अधिक है। तो आपको शुरू में पढ़ाते समय हम V1 को अधिक मान लिए थे, इसका मतलब है कि चार्ज पहले कंडक्टर में से कुछ निकल करके दूसरे में गया होगा। तो अब जो है ये जो Q1 है, अब ये Q1 नहीं रहा होगा, इसका नया नाम देते हैं Q1 डैश। मतलब पहले पर चार्ज कितना रहा, Q1 डैश, और दूसरे पर चार्ज कितना रहा, Q2 डैश। यहां देखेंगे Q1 डैश और ये Q2 डैश क्या है, ये न्यू चार्ज है। कब का, जब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यू चार्ज। न्यू चार्ज पहले पर कितना है न्यू चार्ज, तो Q1 डैश, तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। यहां से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और दूसरा Q2 डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 इंटू V। क्या सही है, एकदम सही है। तो ये हो गया Q1 डैश, मतलब कनेक्ट करने के बाद पहले कंडक्टर पर का चार्ज। Q2 डैश क्या है, ये Q2 डैश है कनेक्ट करने के बाद दूसरे कंडक्टर पर का चार्ज। ओके, आप देखेंगे नाउ। अब हम लोग निकालते हैं Q1 डैश बाई Q2 डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या लिखेंगे आप, Q1 डैश के जगह पे C1 V और Q2 डैश के जगह पे C2 V। कुछ कैंसिल हुआ, V के साथ V कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो दोनों कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा। अब फाइनली लिखने हम जा रहे हैं Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। ये डायरेक्ट बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इसे कि यदि दो कंडक्टर है और दोनों को आपने एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया, तो बताइए कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो फाइनल चार्ज का रेशियो क्या होगा, वही होगा जो दोनों कंडक्टर के कैपेसिटेंस का रेशियो है। देखिए आप यहाँ पे दोनों कंडक्टर का फाइनल चार्ज का रेशियो वही होगा जो उसके कैपेसिटेंस का रेशियो होगा। अर्थात अब जरा हम मिटाने जा रहे हैं, तो हम लोग ये देखेंगे अभी कि यदि दो कंडक्टर को कनेक्ट किया जाए, कहानी ये है, हम लोग लिखने वाले हैं अगला स्टार कि यदि दो कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है तब उस पर
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तब उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके कैपेसिटेंस के अनुपात में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन उसके कैपेसिटेंस के अनुपात में होता है। आपने क्या बोला? यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, यदि दो कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट आप किससे करते हैं? आप उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होता है कि उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे इसका नाम रीडिस्ट्रीब्यूशन है। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो किस प्रकार से होगा? उसके कैपेसिटेंस के अनुपात में होता है। अर्थात Q1 डैश Q2 डैश, ये क्या है? ये फाइनल चार्ज है, फाइनल चार्ज है, और ये फाइनल चार्ज है, और इसका जो रेशियो होता है वो किस रेशियो में होगा? अभी हम लोग डिस्कस किए, C1/C2, अर्थात C1 अनुपात C2। ये इंपोर्टेंट स्टार, बहुत इंपोर्टेंट स्टार है। तो ये था, सबसे पहले क्या बताए कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। दूसरा बताए कि ये जो आपका वो चार्ज का रेशियो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का रेशियो क्या होगा। नंबर 2। नंबर 3, अब हम लोग को जानना है कि नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। ये कैपेसिटर का आज लास्ट वीडियो है। हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव का बुक हो या एनसीईआरटी का बुक हो, उससे न्यूमेरिकल्स को बनाएं और हमसे पूछें। तो आगे है आपका, हम लोग बात कर रहे थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अब क्या होने वाला है। ये कंडक्टर 1 पहला C1 और ये कंडक्टर दूसरा C2, दोनों को आपने क्या किया? जोड़ दिया। सुनिए, तो ये क्या है? ये कंडक्टिंग वायर है। आपको हम पिछली क्लास में बताए थे या 8 या 9th वाले लेक्चर में कि किसी भी वायर से जब करंट फ्लो करता है तो इस करंट क्या है? करंट एक प्रकार का एनर्जी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा बहुत भाग हीट के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार यहां देखेंगे, ये भी एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर से जब करंट गुजरा होगा, करंट गुजरा होगा मतलब चार्ज का फ्लो हुआ होगा, चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ये जो करंट इससे गुजरा होगा, चार्ज जो इससे फ्लो हुआ होगा, इस चार्ज के फ्लो के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में डिस्ट्रॉय हुआ होगा। अब हम लोग को यही पढ़ना है कि जब कंडक्टर पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी का कितना लॉस होता है। तो हम लोग जो अगला हेडिंग देने वाले हैं, आप भी साथ में हेडिंग दीजिए। हेडिंग है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कितना लॉस होगा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा यू से। पहले ही बोल दे डेल्टा यू से। या आज क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। ऐसा भी कभी मत समझिए गेन होगा, गेन जिंदगी में कभी नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। आप समझिए, सबसे पहले हम लोग दो कंडीशन लेंगे। एक कंडीशन है बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, छोटा छोटा लिख रहे हैं, बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो कहानी अभी चल रही है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करने से पहले की कहानी। आइए, तो ये हो गया आपका कंडक्टर 1, ये है आपको कंडक्टर 1 और यहां पे है आपका कंडक्टर 2, ये है आपका कंडक्टर 2। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका वोल्टेज V1 और इसका चार्ज Q1 पहले ही आपको बताया हुआ है। इसका कैपेसिटेंस C2, इसका वोल्टेज V2, इस पर चार्ज Q2 आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आप मान लो कि इसका एनर्जी, कंडक्टर 1 का एनर्जी को लिखते हैं U1 और कंडक्टर 2 की एनर्जी को लिखते हैं U2। अभी दोनों अलग अलग है, आइसोलेट है, इसीलिए इसका एनर्जी क्या हो गया? U1। कितना लिखेंगे? हाफ C1 V1 स्क्वायर। खूब समझाएं, आपको प्रूफ करके दिखाएं। कैपेसिटर में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर तो पहला है तो C1 इंटू V1 स्क्वायर। दूसरे के लिए आप क्या लिखेंगे? दूसरे के लिए लिखेंगे U2 इक्वल टू हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, C2 इंटू V2 स्क्वायर।
ये हो गया U1 इक्वल टू हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर और U2 इक्वल टू हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। ये जो हम डिराइव करने जा रहे हैं ये रियली स्पेशली है फॉर नीट और जेई के स्टूडेंट के लिए। बिहार बोर्ड में इसका जो केवल रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे उंगली रखिए, मतलब इधर कहीं लिखाएगा वो अंतिम में जाके, तो वो रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उस रिजल्ट को जरा सा गौर से देखेंगे। तो ये C1 V1 Q1 C2 V2 Q2 U1 इक्वल्स टू दिस U2 इक्वल, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ जब मिलेगा तो इनिशियल UI का मतलब इनिशियल एनर्जी अर्थात रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले का एनर्जी कितना होगा U1 प्लस U2। दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए ना दोनों अलग अलग है ना, तो टोटल कैसे लिखेंगे, दोनों का ये टोटल है लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले का है, इसीलिए नाम क्या है UI का मतलब इनिशियल मतलब शुरू का, बिफोर पहले का। तो UI इक्वल टू हो जाएगा U1 मतलब हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके ठीक। अब हम लोग लाएंगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब आएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब आएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ है कहानी, बहुत मजेदार कहानी है। ये है आपका कंडक्टर 1 और ये है आपका कंडक्टर 2, दोनों को आपने जोड़ दिया। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 और वोल्टेज भी, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका वोल्टेज भी कंप्लीट। तो यहां पे टोटल एनर्जी जब लिखेंगे तो ये जो एनर्जी लिखाएगा वो होगा U फाइनल। ये क्या होगा U फाइनल, ये क्या होगा, ये होगा U फाइनल। तो इसका U फाइनल कैसे लिखते हैं, U फाइनल होगा कि हाफ CB स्क्वायर। आज जब दोनों जुट गया तो टोटल कितना होगा C1 प्लस C2। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इसको लिखेंगे आप हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। या अगर आपको और भी इसको समझना है तो आप इसको और थोड़ा समझने आसानी होगी। यहां से आप लिख दो U1 कितना होगा हाफ C1 V स्क्वायर और यहां से लिख दो आप U2, तो क्या लिखेंगे हाफ C2 V स्क्वायर। बस थोड़ा सा समझाने के लिए। तो U फाइनल अगर आप लिखोगे तो फिर से क्या होगा U1 प्लस U2, तो U फाइनल हो जाएगा U1 के जगह पे हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हाफ और V स्क्वायर कॉमन है। तो यहां से U फाइनल हो गया हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, नहीं इक्वेशन 2। 1 तो पहले मान चुके, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। 1 पहले ही मान चुके, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को थोड़ा सा और बढ़ाइए, और इसलिए बढ़ाइए थोड़ा सा आसानी होगी। U फाइनल हाफ C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू अगर आपको याद हो, शायद आपको याद है, कॉमन पोटेंशियल कितना था C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। B की जगह पे रख दिए, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग डिराइव किए ये वाला। यहां देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका U फाइनल इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, इसको लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों पे चला जाएगा, ऊपर में भी नीचे में भी, नीचे में हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। एक ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा U फाइनल इक्वल टू बच गया हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, ये बच गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहां पे समीकरण 1 इनिशियल एनर्जी और ये समीकरण 2 फाइनल एनर्जी। हम लोग क्या बोले कि इनिशियल अधिक होगा और फाइनल कम होगा, क्योंकि जब रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगा होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एनर्जी को वायर में से गुजरना पड़ेगा, और गुजरते समय ही उसका थोड़ा सा एयर में हीट के रूप में लॉस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो लॉस कितना होगा, लॉस को किससे लिखने के लिए बोले डेल्टा U से। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। इसी में इस इक्वेशन में रखना है। तो इस इक्वेशन में रखने के लिए थोड़ा सा हम बोर्ड खाली कर लेते हैं।
तो ये कहानी आपके सामने आने वाला है U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल। जरा सा इसमें हेल्प करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा U। डेल्टा U का मतलब क्या बता दिए, लॉस, इक्वल टू U इनिशियल। U इनिशियल अगर आपको याद हो तो आपको याद है U इनिशियल कितना था, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल कितना है, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। ये कहानी। अब हम लोगों के सामने इसको सॉल्व करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सब मिलकर अच्छे से। सबसे पहले आप हाफ कॉमन कर लीजिए, हाफ कॉमन। तो क्या किए, हाफ कॉमन किए तो क्या बच गया, बच गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब बटा में कुछ नहीं है तो एक लिख देते, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा में हो गया C1 प्लस C2। देखिए आप एकदम सही है। अब हम जरा इसका एलसीएम लेना चाहते हैं। हाफ को आप देखें ही नहीं, बगल में उसको रहने दें, सजा के उसको रख दें। एलसीएम हो गया C1 प्लस C2। इसका एलसीएम कितना हो गया, C1 प्लस C2। आप देखेंगे एक से भाग देंगे तो C1 प्लस C2, इसको गुना करना पड़ेगा। C1 V1 स्क्वायर से भी दोनों में गुना होगा, C2 V2 स्क्वायर से भी दोनों में गुना होगा। तो इसको जरा देखेंगे हम गुना करते हैं। पहले C1 V1 स्क्वायर से गुना कीजिए तो ये बनेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। आप इससे C2 में गुना कीजिए तो ये बनेगा C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, एकदम ठीक है। C2 V2 स्क्वायर जो है इससे भी इस दोनों में गुना होगा तो ये बनेगा C2 C1, उसी को सजा देते हैं, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 गुना C2 तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर अब V2 स्क्वायर। क्या सही है, सही है। माइनस थोड़ा सा यहाँ जगह हम और बना लेते हैं, इसको मिटा के और जगह बना लेते हैं, मजा आ जाएगा यहाँ पे। माइनस ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है तो माइनस है तो सब में माइनस से हम एक साथ गुना कर देंगे तो ये बनेगा माइनस C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो a स्क्वायर b स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अब माइनस 2ab तो 2C1 C2 V1 V2 इसीलिए जगह बना ली थी। अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला होगा, ये स्क्वायर इसके साथ, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, क्या बचा आपके पास, बच गया डेल्टा U इक्वल टू हाफ। देखिए क्या बचा ऊपर में बच गया C1 C2 V1 स्क्वायर। देखिए आगे क्या बचा C1 C2 V2 स्क्वायर। देखिए आगे क्या बचा माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बचा। नीचे में क्या लिखा हुआ है C1 प्लस C2। देखिए ऊपर से क्या कॉमन है C1 C2 तो बाहर निकाल लीजिए C1 C2 तो ये बनेगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ। ऊपर से क्या आ गया बाहर C1 C2, इसको जरा सजा के लिख लेते हैं C1 C2 अब बाई C1 प्लस C2 सजा के लिख लीजिए, सजा के लिख लीजिए, देखिए सजा के लिख लीजिए, ठीक है। अब बच गया क्या बगल में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अब माइनस 2 V1 V2 ये कौन हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फाइनल आंसर आने जा रहा है। तो डेल्टा U इक्वल टू होगा हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू इसको क्या लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर तो ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही है लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला, कभी नहीं भूलेंगे आप। ये है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कितना एनर्जी का लॉस होता है, वो है हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2। आप गौर करेंगे तो ये रियल में ये नेट कैपेसिटेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये नेट कैपेसिटेंस है, खैर उतना ध्यान नहीं देना। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आपसे क्या पूछेगा कि आपके पास दो कैपेसिटर है, एक है 5 माइक्रोफैराड और एक है 3 माइक्रोफैराड। पहले का वोल्टेज है 8 वोल्ट, दूसरे का वोल्टेज है 4 वोल्ट। बताइए जब उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसमें एनर्जी का लॉस कितना होगा, ठीक। तो क्या कुछ नहीं करना है आपको, ये डेरिवेशन नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आप केवल इस फॉर्मूला को याद रखें C1 हाफ, ऐसे तो नहीं हाफ चेंज होगा, हाफ चेंज नहीं होता है, वो तो कांस्टेंट है।
C1 C2 और V1 V2 का वैल्यू रख दीजिए, उसमें को आप कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर आपके हाथ में होगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है आज कैपेसिटर का लेक्चर 11, ये कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक था। आज कैपेसिटर पूरी तरीका से खत्म हुआ। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके अगल बगल हो या ना हो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप कॉपी का रिवीजन करेंगे, और अगर बुक है कोई भी ऑब्जेक्टिव का, तो आप उससे ऑब्जेक्टिव कैपेसिटर का अभी तक लेक्चर 11 तक का टोटल आप जो भी आपके सामने न्यूमेरिकल से सबको आप करेंगे। साथ ही आनंद फिजिक्स क्लासेस को सभी लोगों को बोलेंगे देखने के लिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ये चैनल बहुत आगे तक बढ़ सके। और साथ ही जो अब नया लेक्चर आने वाला है, जस्ट ये कैपेसिटर इंड हुआ, कैपेसिटर का ये द एंड था। कैपेसिटर खत्म होने के बाद अब इलेक्ट्रोस्टैट, अभी इस चैनल पर जो भी वीडियो बना था सभी के सभी कैपेसिटर का था। अब इलेक्ट्रोस्टैट शुरू से कैपेसिटर तक बताया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए और इस चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।